नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 3A ऑनलाइन स्टडी में। और हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो याद रखना है कि उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो आभासी और सीधा बनेगी। तो आभासी यानी कि काल्पनिक हुई। हमारा आंसर क्या होगा, काल्पनिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्पण वाहनों के पीछे देखने के लिए यानी कि वाहनों के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। हमारा आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, वाहनों के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। आवर्धन का हमें एसआई मात्रक बताना है। ठीक है, आवर्धन के एसआई मात्रक। अब हम देखेंगे कि आवर्धन जो है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यानी कि एच डैश अपॉन एच। ये क्या होता है, आवर्धन होता है, यानी कि बराबर एम। आवर्धन एम बराबर क्या होता है, एच डैश बटे में एम। अब देखेंगे कि मान लीजिए कोई प्रतिबिंब है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर और ये नीचे भी सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं सेंटीमीटर कैंसिल और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा जो इसका आवर्धन होगा ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आवर्धन जो है इसमें कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं है, यानी कि ये क्या है, मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो कोई मात्रक नहीं होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो किसी लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर होगी। ठीक है, कैसे होगा, अगर मान लो कि हम जानते हैं कि पी जो है पी हमारा जो इसके लेंस की क्षमता होता है पी। तो लेंस की क्षमता पी बराबर क्या होता है, 1/f, 1/1 होता है, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/f। तो अब हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि फोकस यानी पी की जो वैल्यू है, पी की वैल्यू 2 डायप्टर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डायप्टर 2 लिखेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये जो डायप्टर है ये मीटर इनवर्स होता है, ये मीटर इनवर्स, ये इसका सूचक होता है डी। तो हम यहाँ पे जो मीटर इनवर्स है नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि नीचे एम हो जाएगा, नीचे क्या होगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये जो हमें एफ के वैल्यू ज्ञात करना है, एफ के वैल्यू ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, ये क्रॉस तिरछा चुगड़ा करेंगे इसमें फिर से इसमें, यानी कि 2f ये हो जाएगा 2f और ये बराबर क्या हो जाएगा, एम होगा, यानी 1 एम होगा ना। अब ये 2 इधर क्या है, गुणा में है, तो ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में होगा, यानी कि 1 एम अपॉन कितना होगा, 2 होगा बटे में 2। ये कट जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5 एम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.5 मीटर होगा। ठीक है, लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितना होगी, 0.5 मीटर होगी। अब कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि अपूर्णांक बराबर है। तो अपूर्णांक किसके बराबर है भाई, साइन आई बटे में साइन आर। ये अपूर्णांक बराबर क्या होता है, साइन आई बटे में साइन आर होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा। तो प्रतिरोध का सूत्र होगा R बराबर V बटे आई, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है, V क्या है, वोल्ट है या हाँ, और I जो है, I क्या है, विद्युत धारा है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसकी मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। आगे हमारा क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है, तो विद्युत फ्यूज उष्मीय प्रभाव पे, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे ये आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे द्वारा की गई थी। 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई थी। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन 10 नंबर, धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहा जाता है। धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है
आगे क्वेश्चन है सोलर सेल में उपयोग होता है, तो सोलर सेल में कौन से मतलब धातु उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कौन सी गैस ओजोन परत में छेद करने के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ओजोन परत में छेद करने के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये क्या करता है? ओजोन परत में छेद कर देता है, या फिर ओजोन परत की जो मोटाई है उस पर प्रभाव डालता है, या ओजोन परत को इफेक्ट डालता है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट किसकी अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम की बात करें तो इसकी संकेत होता है Al। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या होता है 17, परमाणु भार होता है 35.5 होता है, और इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी, क्योंकि पहले कक्षा में 2 आटेगा, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7 बच जाएगी, तो इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के वजह टिन के लेप क्यों लगाया जाता है? तो जिंक के वजह टिन के लेप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि टिन क्या होता है? टिन कम अभिक्रियाशील होता है जिंक से। ठीक है, तो टिन कम अभिक्रियाशील होता है जिंक से, इसलिए हम क्या करते हैं? टिन के अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। मतलब टिन कम क्रियाशील होता है और जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए हम टिन का लेप लगाते हैं ताकि किसी भी पदार्थ से ज़्यादा अभिक्रिया ना कर पाए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। ठीक है, एक मिश्र धातु है। ठीक है, देखिए स्टील जो होता है, स्टील कौन धातु से मिश्रण से बना होता है? तो ये जो है ना, लोहा, क्रोमियम और निकेल के बना होता है। लोहा यानी कि फेरस Fe, ठीक है, फेरस प्लस क्रोमियम Cr और प्लस निकेल का बना होता है। ठीक है, तो लोहा, क्रोमियम और निकेल के मिश्रण होता है ये स्टेनलेस स्टील। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आगे हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एकमात्र अधातु, देखिए एकमात्र अधातु। ठीक है, अधातु कौन सा है? तो अधातु होगा ब्रोमीन। ठीक है, कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा होगा? तो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, Br। ठीक है, जब आपसे कहेगा कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा होगा, देखिए ये तो अधातु है। जब पूछेगा आपसे धातु कौन सा होगा तो हमारा आंसर होगा पारा, Hg। ठीक है, धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पारा के आप परमाणु संख्या पूछ सकता है। पारा का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, ये कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है, और ये कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा होगा, जब धातु क्वेश्चन पूछेगा, ये यहाँ पे अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमीन होगा, धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। ठीक है, पारा या इसे हिंदी में हम मरकरी कहते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। हमारा आंसर होगा फ्लोरीन। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, कार्बन की संयुक्ता होती है। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? तो 4 होती है। कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहल की क्रियाशील मूलक क्या है? अल्कोहल के क्रियाशील मूलक होगा OH-OH। ठीक है, जैसे मान लीजिए एथेनॉल का होता है C2H5OH। इसी ठीक है, अब देखिए कह रहा है समान ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए समान ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र, इसको हम देखते हैं। समान ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए ब्यूटेन है, तो हम क्या करते हैं, जो ब्यूटेन आता है तो हम जानते हैं, अगर में पहले आता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यानी कि जब इसमें क्या है, मेथ में कार्बन की मात्रा 1 होगी, एथ में कार्बन की संख्या 2 होगी। ठीक है, कार्बन की संख्या क्या होगी? 2 होगी। प्रोप में कार्बन की संख्या क्या होगी? 3 होगी। और ब्यूट में कार्बन की संख्या क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, ब्यूट में कार्बन की संख्या 4 होगी। इसमें देखेंगे कि इसमें कार्बन की संख्या 4 है, तो कि इसमें कार्बन की संख्या हमारे पास 4 है। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे जैसे
C1 होता है, H4 होता है, CH4 ये क्या होता है, मीथेन होता है। C2H6 ये किसका होता है, एथेन का होता है। C3H8 ये किसका होता है, मेथ एथ प्रोपेन का होता है। और ये कितना होगा, C4H10 ये किसका होगा, ये होगा ब्यूटेन का। तो हम देखेंगे C4 और H10 कहाँ है। तो C4 इसमें देखते हैं कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब देखेंगे हाइड्रोजन क्या 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और ये 2 10, यानी कि हमारा आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, C4H10। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ब्यूटेन का समान सूत्र या संरचना सूत्र होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है, मेथनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है, मेथनोइक अम्ल। अब आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 7वां आवर्त अभी तक क्या है, अधूरा है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7वां आवर्त। आगे हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण आधार है। तो तत्वों के वर्गीकरण किस पे आधारित है, तो परमाणु संख्या के कि परमाणु भार पे। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले द्वारा दिया गया, और मोस्ले द्वारा ये बताया गया कि परमाणु के, ठीक है देखिए, मोस्ले द्वारा बताया गया आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन के बराबर होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या होगा। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं, सभी हरे पौधे शोपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होंगे, शोपोषी होते हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, वसा का पाचन होता है। तो वसा का पाचन कौन करता है, वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। ठीक है, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन कुटपात द्वारा पकड़ता है। हमारा आंसर होगा कुटपात। ठीक है, कुटपात द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टोमेटा को फूलने और बंद होने की प्रक्रिया। देखिए क्वेश्चन है, स्टोमेटा के खुला होना, यहाँ पे खुला होना चाहिए। ठीक है, खुला और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण कौन करता है। तो हमारा आंसर होगा द्वार कोशिकाएं। ठीक है, द्वार कोशिकाएं होगा आंसर हमारा। स्टोमेटा को खुला और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रण कौन करता है, द्वार कोशिकाएं। आगे हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है। ठीक है, रक्त लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखिए, हीमोग्लोबिन। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है। तो याद रखिएगा, फेरस, आयरन पाया जाता है रक्त में। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, दो न्यूरॉनों को संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है। तो जब दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको समझने के लिए यहाँ पे एक हम न्यूरॉन का फोटो बना लिए छोटा सा, समझने के लिए। देखिए यहाँ पे जो है ना, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स है, दो न्यूरॉन्स है। तो दो न्यूरॉन्स की जो ऊपरी जो हिस्सा है ये वाला, इससे क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन्स के पिछले वाला हिस्सा ये जो है आपस में जुड़ा रहता है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, तो इन्हीं के जो ज्वाइंट बिंदु है, इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिनेप्स। ठीक है, दो न्यूरॉनों के बीच की दूरी को क्या कहा, जो संपर्क बिंदु है उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित किसमें होता है, फ्लोपियन नलिका में, फ्लोपियन ट्यूब में ये क्रिया होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर, पुष्प का नर भाग होता है। तो पुष्प के नर भाग क्या होता है, पुमंग होता है। पुष्प के नर भाग क्या होता है, पुमंग। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से जो है ना घेगा रोग होता है। अब आयोडीन आयोडीन जो है ना आयोडीन क्या करता है कि ये थायराइड ग्रंथि में, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन को नियंत्रण करने का कार्य करता है। और वो जब उसकी कमी जो हो जाएगी आयोडीन की कमी, तो वो हार्मोन नियंत्रण नहीं हो पाएगा, जिससे घेगा रोग उत्पन्न हो जाता है गले में ये क्या होता है, गले में होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए यकृत जो है ना, यकृत ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, जो हार्मोन छोड़ता है वो क्या होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या है, कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। तो अपेंडिक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। याद रखिएगा ये क्वेश्चन अभी टेस्ट वाले एग्जाम में भी आया था, ठीक है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा निम्न में कौन अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है, तो अपेंडिक्स, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है किसी जीव की जीन संरचना क्या कहलाती है। तो किसी जीव की जीन संरचना जीनोटाइप कहा जाता है। जीनोटाइप इसे कहते हैं, ठीक है। किसी जीव के जीन संरचना क्या होती है, जीनोटाइप कहलाती है। मेंडल ने अपना पहला प्रयोग किस पौधे को चुना। मेंडल ने अपना पहला प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना है, ये बताना है। तो मेंडल ने अपना पहला प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चयनित किया। क्या हमारा आंसर हो जाएगा, मटर, ठीक है। चलिए तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए देते रहें। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।